मिताली की दर्दनाक मौत। रणविजय ने रचा खौफनाक मर्डर ट्रैप। अंगद को जेल भेजने की पूरी तैयारी। दोस्तों, आज फिल्म सिटी के उस हिस्से में जहां आमतौर पर सिर्फ नकली हंसी और मेकअप की परतें दिखाई देती हैं, वहां आज एक असली डर का माहौल है। सेट नंबर 7 के पीछे जो हुआ, उसने पूरी प्रोडक्शन यूनिट को हिलाकर रख दिया है। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और मैं अभी सीधे उस लोकेशन से आ रही हूं जहां क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि आपने इस शो में अब तक सब कुछ देख लिया है तो ठहरिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो टीवी पर आने में अभी हफ्तों लगेंगे। लेकिन ये स्क्रिप्ट मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेट के गुप्त सूत्र यानी सोर्स के जरिए हासिल की है। ये कहानी है धोखे की, एक ठंडे दिमाग से किए गए कत्ल की, और एक ऐसे फंसाने की जो वीरानी परिवार की नींव हिला देगा। मरने वाली है शो की सबसे तेज तर्रार वैम्प मिताली, और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि वो शैतान है जो दामाद का नकाब पहनकर घूम रहा है, रणविजय। लेकिन कहानी लाश पर खत्म नहीं होती। कहानी वहां से शुरू होती है जब इस कत्ल का खंजर घर के सबसे मासूम बेटे अंगद वीरानी की पीठ में घोंपा जाता है। ये उस तूफानी रात की दास्तान है जिसे शूट करने के लिए मेकर्स ने मुंबई के बाहरी इलाके मड आइलैंड में एक असली वीरान पड़ी फैक्ट्री को किराए पर लिया था। रात की ठीक 2:30 बजे का वक्त है। आसमान में बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है, मानो प्रकृति खुद उस पाप को धोने की कोशिश कर रही हो जो वहां होने वाला है। रणविजय, जो अब तक शो में सिर्फ कागजों की हेराफेरी और परी के साथ झूठे प्यार का नाटक कर रहा था, आज एक दरिंदे का रूप लेने वाला है। उसने मिताली को वहां बुलाया है। आप सोचेंगे मिताली वहां क्यों गई? क्योंकि मिताली, जो खुद एक खिलाड़ी है, उसे रणविजय की सबसे कमजोर नस मिल गई थी। मेरे सूत्रों के मुताबिक मिताली को रणविजय के लैपटॉप से वो फाइल मिल गई थी जिसमें उसने मिहिर वीरानी के जाली हस्ताक्षर करके 50 करोड़ रुपए एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। मिताली, जिसका मकसद हमेशा से पैसा और पावर रहा है, रणविजय को ब्लैकमेल करने वहां पहुंची थी। उसकी मांग साफ थी, मुझे इस पैसे में से आधा हिस्सा चाहिए और वीरानी हाउस में मेरी जगह पक्की करो, वरना ये पेनड्राइव मैं कल सुबह नाश्ते की टेबल पर मिहिर अंकल को दे दूंगी। मिताली अपनी रेड कलर की कार से उतरती है। उसने एक लंबा ब्लैक रेनकोट पहना है और उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास है जो अक्सर शिकार बनने से पहले शिकारियों के चेहरे पर होता है। वो अंदर जाती है जहां धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी मशीनों के बीच रणविजय खड़ा है। वो एक जंग लगी हुई लोहे की सीढ़ी के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी डरावनी शांति है। मिताली उसके पास जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लाओ मेरा हिस्सा। रणविजय धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है। मिताली की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है उसे चेक मिलने वाला है। लेकिन रणविजय अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और उसे हवा में जलाता है। वो कहता है, मिताली, तुम खेल तो अच्छा खेलती हो, लेकिन तुम भूल गई कि शतरंज के बोर्ड पर वजीर चाहे जितनी भी चालें चल ले, बादशाह के एक इशारे पर खेल खत्म हो जाता है। इससे पहले कि मिताली उसके शब्दों का मतलब समझ पाती, रणविजय ने पास ही पड़ी एक भारी कंक्रीट की ईंट उठाई। मिताली की नजर उस पर पड़ी। वो पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हील्स एक तार में फंस जाती हैं। वो गिरती है। उसकी चीख बादलों की गड़गड़ाहट में दब जाती है। रणविजय बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत से वो ईंट मिताली के सिर पर दे मारता है। एक भयानक, रूह कांपने वाली आवाज गूंजती है। मिताली का शरीर एक बार फड़फड़ाता है और फिर शांत हो जाता है। बारिश की बूंदें टूटी हुई छत से टपक रही हैं और मिताली के खून के साथ मिलकर लाल पानी की नदियां बना रही हैं। रणविजय वहां खड़ा होकर उसे देखता है। वो डरता नहीं है, वो कांपता नहीं है, वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसके लिए मिताली का मरना सिर्फ एक समस्या का अंत नहीं, बल्कि एक नए खेल की शुरुआत है। अब आता है इस स्क्रिप्ट का वो हिस्सा जिसे पढ़कर मेरा भी खून खौल उठा। रणविजय ने इस मर्डर को एक परफेक्ट क्राइम बनाने के लिए जो तैयारी की थी, वो किसी साइकोपैथ से कम नहीं है। उसका असली निशाना मिताली नहीं, बल्कि अंगद वीरानी है। रणविजय जानता है कि अंगद ही वो दीवार है जो उसे वीरानी जायदाद हड़पने से रोक रही है। रणविजय अपनी जैकेट की भीतरी जेब से एक प्लास्टिक का जिप लॉक बैग निकालता है। उस बैग में एक सोने की चेन है। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिए 2 एपिसोड पहले का वो सीन जब अंगद जिम में अपना लॉकर खुला छोड़ आया था। रणविजय ने उसी वक्त ये चेन चुरा ली थी जिसमें एवी यानी अंगद वीरानी का पेंडेंट लगा है। रणविजय उस खून से सनी चेन को मिताली के मुट्ठी में इस तरह फंसाता है जैसे मिताली ने अपनी जान बचाने के लिए हमलावर कातिल के गले से वो चेन खींची हो।
लेकिन ये काफी नहीं है। रणविजय को पक्का सबूत चाहिए। वो अपनी जेब से एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा निकालता है जिस पर उसने पहले से ही अंगद का खून लगा रखा था। ये खून उसने तब हासिल किया था जब अंगद को शेविंग करते वक्त कट लगा था और रणविजय ने मदद के बहाने वो टिश्यू पेपर अपने पास रख लिया था। रणविजय उस खून लगे कांच के टुकड़े को मिताली के नाखूनों के नीचे दबा देता है। फोरेंसिक साइंस की भाषा में इसे ट्रांसफर एविडेंस कहते हैं। जब पुलिस डीएनए टेस्ट करेगी तो मिताली के नाखूनों में अंगद का डीएनए मिलेगा। ये एक ऐसा सबूत है जिसे दुनिया का कोई भी वकील गलत साबित नहीं कर पाएगा। रणविजय की साजिश का तीसरा चरण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। वो मिताली का फोन उठाता है। स्क्रीन टूटी हुई है लेकिन फोन ऑन है। वो मिताली के फोन को अंगद के अंगूठे के निशान से अनलॉक नहीं कर सकता, लेकिन उसे पासवर्ड पता था क्योंकि उसमें परी के जरिए उसे देख लिया था। वो मिताली के व्हाट्सएप पर जाता है और अंगद के साथ हुई पिछली चैट खोलता है। वहां वो एक अनसेंड मैसेज टाइप करके छोड़ देता है। अंगद, प्लीज मुझे मत मारो, मैं वादा करती हूँ मैं वृंदा और तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। इसके बाद वो अपने पास मौजूद एक क्लोन किए हुए फोन से, जो तकनीकी रूप से अंगद के नंबर का स्पूफ है, मिताली के फोन पर एक मैसेज भेजता है। आज रात किस्सा खत्म, पुरानी मिल में मिलो अकेले। मैसेज का टाइम स्टैम्प ठीक 11:30 बजे का है, यानी मर्डर से 1 घंटा पहले। रणविजय वहां से निकलता है, लेकिन जाने से पहले वो साइट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को पत्थर मारकर तोड़ देता है, लेकिन जानबूझकर एक ऐसे एंगल से तोड़ता है जिससे लगे कि तोड़ने वाले की हाइट अंगद जितनी है। अगली सुबह शांति निकेतन में जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो अपने साथ उम्मीद नहीं तबाही लेकर आती है। घर का माहौल बहुत ही सामान्य है। तुलसी आंगन में तुलसी पूजन कर रही हैं। मिहिर अपने टैबलेट पर शेयर मार्केट के रेट्स चेक कर रहे हैं। अंगद और वृंदा एक साथ चाय पी रहे हैं और अंगद थोड़ा परेशान है क्योंकि उसे वो सोने की चेन नहीं मिल रही। वो वृंदा से कहता है, वृंदा, वो चेन पापा ने दी थी, अगर नहीं मिली तो वो नाराज होंगे। तभी घर के बड़े लोहे के गेट पर पुलिस की जीप आकर रुकती है। सायरन की आवाज से पक्षी उड़ जाते हैं। पुलिस कमिश्नर, जो आमतौर पर सिर्फ पार्टियों में आते हैं, आज वर्दी में पूरी फोर्स के साथ अंदर आते हैं। मिहिर खड़े हो जाते हैं। अरे कमिश्नर साहब, सुबह सुबह क्या बात है? कमिश्नर अपनी टोपी उतारते हैं और कहते हैं, मिहिर, मुझे बहुत खेद है, लेकिन हमें एक बॉडी मिली है, मिताली की। घर में सन्नाटा छा जाता है। नोएना, जो वहां सोफे पर बैठी थी, उसके हाथ से कॉफी का मग गिरकर टूट जाता है। वो चीख पड़ती है, क्या? मेरी मिताली? लेकिन असली झटका तब लगता है जब कमिश्नर अंगद की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, और हमें मिताली के कत्ल के जुर्म में अंगद विरानी को गिरफ्तार करना है। अंगद को तो जैसे काठ मार गया हो। वो हकलाते हुए कहता है, ये क्या बकवास है? मैं तो कल रात घर पर सो रहा था। पुलिस उसके सामने वो प्लास्टिक बैग रख देती है जिसमें वो खून से सनी सोने की चेन है। अंगद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये चेन? ये तो मेरी है, लेकिन ये वहां कैसे पहुंची? उसका ये कबूलनामा की चेन उसी की है, पुलिस के लिए काफी होता है। वृंदा आगे आती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, अंगद पूरी रात मेरे साथ थे। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, मैडम, बीवी तो पति को बचाएगी ही, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। यहाँ पर रणविजय अपनी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देता है। वो सीढ़ियों से उतरता हुआ आता है, अपनी आंखों को लाल करके जैसे वो रो रहा हो। वो मिहिर के पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर कहता है, अंकल, ये सब मेरी गलती है, मुझे कल रात ही आपको बता देना चाहिए था। मिहिर घबराकर पूछते, क्या बता देना चाहिए था? रणविजय सिसकते हुए कहता है, कल शाम मैंने अंगद को फोन पर किसी से बहुत गुस्से में बात करते सुना था। वो कह रहा था, मिताली, अगर तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे लगा वो सिर्फ गुस्से में बोल रहा है, मुझे नहीं पता था कि वो सच में। रणविजय का ये झूठ बारूद के ढेर में चिंगारी का काम करता है। मिहिर विरानी, वो पिता जो कभी अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ गया था, आज खामोश है। नोएना, जो मिताली की मौत से पागल हो गई है, वो मिहिर का कॉलर पकड़ लेती है। तुम्हारे बेटे ने मेरी बच्ची को मार डाला और तुम चुप हो, मुझे इंसाफ चाहिए मिहिर। मिहिर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो अंगद की तरफ नहीं देखते। उन्हें याद आता है वो समय जब अंगद ने शराब पीकर एक्सीडेंट किया था। उन्हें लगता है कि शायद उनका बेटा सच में हिंसक हो गया है। मिहिर की ये खामोशी अंगद के दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ देती है। वो चिल्लाता है, पापा, आप तो मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको लगता है मैं कातिल हूं? लेकिन मिहिर मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, कानून को अपना काम करने दो। पुलिस अंगद को घसीटते हुए ले जाती है। वृंदा पुलिस की जीप के पीछे भागती है, नंगे पैर, कंकड़ पत्थरों पर। वो गिरती है, उसके घुटने और हथेलियां छिल जाती हैं, लेकिन वो उठकर फिर भागती है। अंगद, अंगद, उसकी आवाज पूरी सोसाइटी में गूंजती है।
तुलसी दरवाजे पर पत्थर की मूरत बनी खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक भयानक ज्वाला है। वो जानती है कि उसका बेटा निर्दोष है। वो मिहिर की तरफ मुड़ती है और एक ऐसी लाइन बोलती है जो शो के प्रोमो में आग लगा देगी। मिहिर, आज तुमने एक बेटे को पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि अपने बुढ़ापे के सहारे को लात मारी है। याद रखना, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हारी ये दौलत और ये अहंकार तुम्हें उस आत्मग्लानि, गिल्ट से नहीं बचा पाएगा। अब कहानी का अगला पड़ाव है जेल की कालकोठरी। अंगद, जो मखमल के गद्दों पर सोता था, अब ठंडी और बदबूदार जमीन पर बैठा है। लेकिन रणविजय का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने जेलर को पैसे खिलाकर ये सुनिश्चित किया है कि अंगद को सी ग्रेड कैदियों के साथ रखा जाए। रात को जेल में जब सब सो रहे होते हैं, दो खूंखार कैदी जो रणविजय के गुंडे हैं, अंगद के पास आते हैं। वो उसे कंबल से ढककर बुरी तरह पीटते हैं। वो उसे धमकी देते हैं, अपना जुर्म कबूल कर ले वरना तेरी बीवी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अंगद दर्द से करहाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, उसे बाहर निकलना है और उस असली कातिल का चेहरा बेनकाब करना है। बाहर की दुनिया में तुलसी ने सावित्री का रूप धारण कर लिया है। वो जानती है कि पुलिस की जांच बिकी हुई है। तुलसी अपनी बहू वृंदा और बेटे ऋतिक के साथ मिलकर अपनी खुद की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और यहीं पर ऋतिक इस कहानी का गेम चेंजर साबित होता है। ऋतिक, जो वीरानी परिवार का सबसे शांत और सुलझा हुआ लड़का है, उसके पास उस रात का एक ऐसा सुराग है जिसके बारे में रणविजय को भनक तक नहीं है। मेरे इनसाइडर ने बताया कि जिस रात कत्ल हुआ, ऋतिक अपनी छत पर बैठकर अपने नए टेलीस्कोप को टेस्ट कर रहा था। वो आसमान के तारों का एक टाइम लैप्स वीडियो बना रहा था। जब अंगद जेल चला जाता है तो ऋतिक उदास होकर उस रात के वीडियो को अपने लैपटॉप पर देख रहा होता है। अचानक उसकी नज़र वीडियो के एक कोने पर पड़ती है। बैकग्राउंड में नीचे सड़क पर रात के 1:45 बजे रणविजय की काली एसयूवी घर के पिछले गेट से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और फिर 3 बजे वापस आती है, जबकि रणविजय ने पुलिस को बयान दिया था कि वो रात 10 बजे से अपने कमरे में सो रहा था और उसके पास स्मार्ट वॉच का स्लीप डेटा भी था, जिसे उसने अपनी बिल्ली या किसी और को पहनाकर फेक किया था। ऋतिक का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो समझ जाता है कि असली कातिल रणविजय है। वो ये वीडियो लेकर तुलसी के पास जाता है। माँ बेटा उस वीडियो को देखते हैं। तुलसी की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो जानती है कि सिर्फ ये वीडियो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि रणविजय कह सकता है कि वो आइसक्रीम खाने गया था। उन्हें कुछ ठोस चाहिए, उन्हें वो हथियार चाहिए। तुलसी एक बहुत ही खतरनाक चाल चलती है। वो घर में खाने के टेबल पर जानबूझकर जोर से बोलती है कि पंडित जी ने कहा है कि मिताली की आत्मा भटक रही है। वो चाहती है कि हमें वो रॉड मिल जाए जिससे उसे मारा गया, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। और पुलिस कल सुबह कुत्तों, स्निफर डॉग्स के साथ उस कंस्ट्रक्शन साइट पर वापस जा रही है। ये सुनते ही रणविजय के हाथ से चम्मच गिर जाता है। वो घबरा जाता है। उसे याद आता है कि उसने वो रॉड साइट के पीछे एक कच्चे गड्ढे में गाड़ दी थी। अगर कुत्तों ने उसे सूंघ लिया तो उस पर रणविजय की उंगलियों के निशान मिल जाएंगे। रात के अंधेरे में रणविजय चुपके से घर से निकलता है। वो अपनी कार लेकर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वो टॉर्च जलाकर उस गड्ढे को खोदना शुरू करता है। उसका पसीना छूट रहा है, हाथ कांप रहे हैं। जैसे ही उसकी फावड़ा उस लोहे की रॉड से टकराता है, वो राहत की सांस लेता है। वो रॉड को बाहर निकालता है। बच गया, वो बड़बड़ाता है। लेकिन तभी अचानक पूरी साइट फ्लडलाइट से जगमगा उठती है। रणविजय अपनी आंखों पर हाथ रखता है। सामने से तुलसी, ऋतिक, वृंदा और पुलिस कमिश्नर, जिन्हें तुलसी ने नए सिरे से सबूत दिखाकर मनाया था, बाहर आते हैं। रणविजय के हाथ में वो खून से सनी रॉड है। वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। रणविजय भागने की कोशिश करता है। वो रॉड घुमाता है और ऋतिक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। एक सिपाही उसके पैर पर डंडा मारता है और रणविजय गिर पड़ता है। कमिश्नर उसके हाथ में हथकड़ी पहनाते हैं। अब आता है कोर्टरूम का महाक्लाइमैक्स। जिस दिन अंगद की पेशी होती है, उस दिन अदालत खचाखच भरी है। सरकारी वकील अभी भी अंगद को फांसी दिलाने पर अड़ा है, लेकिन फिर बचाव पक्ष का वकील यानी कि समीर नए सबूत पेश करता है। वो वीडियो और रणविजय की गिरफ्तारी का फुटेज। रणविजय को कटघरे में लाया जाता है। वो अभी भी हार नहीं मानता। वो चिल्लाता है, ये फंसाया गया है मुझे, ये रॉड मैंने वहां पाई थी।
लेकिन तभी कोर्ट का दरवाजा खुलता है और एक व्हीलचेयर अंदर आती है। उस पर बैठी है नॉयना। जी हाँ, नॉयना, जिसे रणविजय ने ये कहकर अपने साथ मिलाया था कि वो मिहिर को पाने में उसकी मदद करेगा। नॉयना अब टूट चुकी है। अपनी भतीजी की मौत ने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया है। नॉयना कटघरे में आती है और कबूल करती है कि रणविजय ने मुझे बताया था कि वो मिताली को रास्ते से हटाने वाला है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मिहिर की प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा देगा। मैं लालच में आ गई थी, लेकिन मैं कातिल का साथ नहीं दे सकती। नॉयना की गवाही ताबूत में आखिरी कील साबित होती है। जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत अंगद विरानी को बाइज्जत बरी करती है और रणविजय को मिताली के कत्ल और अंगद को फंसाने की साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट में तालियां बज उठती हैं। वृंदा दौड़कर अंगद के गले लग जाती है। लेकिन शो का अंत इतना मीठा नहीं होता। मिहिर विरानी, जिनका सिर शर्म से झुका हुआ है, वो धीरे धीरे अंगद के पास आते हैं। उनकी आंखों में माफी की भीख है। वो अपना हाथ बढ़ाते हैं, बेटा। लेकिन अंगद अब वो पुराना बेटा नहीं रहा। जेल की उन काली रातों ने उसे बदल दिया है। वो अपने पिता की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक ठंडापन यानी कि कोल्डनेस है। वो मिहिर का हाथ नहीं थामता। वो कहता है, मिस्टर विरानी, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन एक पिता के रूप में आप फेल हो गए। जब पूरी दुनिया मुझ पर पत्थर मार रही थी, मुझे आपकी ढाल की जरूरत थी, लेकिन आपने तो खुद पहला पत्थर मारा। अंगद वृंदा का हाथ पकड़ता है और कोर्ट से बाहर निकल जाता है, मिहिर को वहीं खड़ा छोड़कर। मिहिर के पीछे तुलसी आती है। वो कहती है, देखा मिहिर, तुमने क्या खोया है? अब इस आलीशान घर में तुम और तुम्हारा अहंकार अकेले रहोगे। और अंत में ड्रामा क्वीन पूजा का एक और एक्सक्लूसिव स्कूप। जब रणविजय को पुलिस वान में ले जाया जा रहा होता है, तो वो कैमरे की तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान देता है। और सेट पर खबर है कि मिताली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और राज छुपा है। मिताली 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और डीएनए रिपोर्ट कहती है कि बच्चा रणविजय का नहीं बल्कि सुहास का था, वृंदा का एक्स मंगेतर। क्या इसका मतलब यह है कि सुहास भी इस साजिश में शामिल था? क्या मिताली सुहास को भी ब्लैकमेल कर रही थी? ये राज खुलेगा अगले सीजन में। तो दोस्तों, ये थी वो धमाकेदार इनसाइड स्टोरी जो अभी तक एडिट टेबल कर भी नहीं पहुंची है। विरानी परिवार का बिखरना, अंगद का बदलना और रणविजय का जेल जाना, ये सब आने वाले 2 महीनों में आपके टीवी स्क्रीन पर आग लगा देगा। आपको क्या लगता है? क्या अंगद को कभी घर वापस आना चाहिए या उसे अपनी अलग दुनिया बनानी चाहिए? कमेंट्स में टीम अंगद या टीम तुलसी लिखकर अपनी राय जरूर दें। मैं हूँ पूजा और मैं अभी वापस जा रही हूँ सेट पर, क्योंकि सुना है कि एक नए विलन की कास्टिंग हो रही है जो जेल में रणविजय से मिलेगा। कौन होगा वो? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। देखते रहिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।